तस्यै नमो नमः। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे। ये रचना जो वरदे वरदे वीणावादिनी तारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं भक्ततारकहेरं गौरीपुत्र विनायक सततं ज्ञानलाभाय श्रीगणेशाय नमोस्तुते। इस थाई भारत कल्चरल लॉर्ड्स थाईलैंड हिंदी परिषद थाईलैंड साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन भारत के संयुक्त तत्वावधान में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस उद्घाटन सत्र में अपने मां सरस्वती की वंदना से श्रीवास्तव जी ने शुरुआत की और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संकल्पना करने वाले हिंदी को जिसे कभी अन्य नाम से भी हम पुकारे, फिर बाद में हमारा ही एक अभिन्न अंग हमसे अलग हुआ। यह सब कुछ बहुत सारी ढेर सारी बातें अभी हम लोग कई विद्वत जनों से जानने वाले हैं, लेकिन जो दक्षिण यदि ध्यान दें तो हमारा काम यहाँ से जुड़ने का या दक्षिण पूर्व एशिया के शुरू से ही भारतीय व्यापारियों को जो आकर्षण का मुख्य केंद्र था वो मसालों का, सुगंधित लकड़ियों का और खास करके चंदन और स्वर्ण व्यापार के रास्ते हमारे नजदीक आने के लिए खोलता दिखाई पड़ता है। और एक नाम जिसे हमें याद रखना चाहिए, विदेशी मूल के विद्वान, फ्रेंच विद्वान जॉर्ज कोट्स, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सुदूर भारत शब्द का इस्तेमाल किया, गढ़ा, और इस शब्द के माध्यम से जॉर्ज ऐसे देशों का जिक्र करते थे जहां उन्होंने भारतीय सभ्यता सरीखी गतिविधियों को बहुत नजदीक से देखा, संस्पर्श किया और अनुभव किया, और अनुभव जनित घटना क्रमों को लिपिबद्ध किया और हमारे सम्मुख ठीक सारे विद्वान जी, मलेशिया से आए हुए प्रतिनिधि, इन सबको मैं थाईलैंड हिंदी परिषद और थाई भारत सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप मनोज जी मुझे कई महीने पहले मिले थे, यहाँ आए थे, तो ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन करना है, क्या जरूर कीजिए और हम लोग का जो भी योगदान होगा हम सहयोग हम देंगे। और आज मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि जितने हिंदी प्रेमी हमारे यहाँ आएंगे और ये मनोज जी का ही अकट प्रयास है जो ये हिंदी का एक कहते हैं कुंभ, यहाँ पर धार्मिक कुंभ तो भले प्रयाग में होता हो, लेकिन आज हमने हिंदी का कुंभ आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप हिंदी की आए हुए समस्त मेहमानों का थाईलैंड में हार्दिक स्वागत है। साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन, थाई भारत कल्चर लॉज, हिंदी परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुख्य अतिथि हिंदी गुंज, the rest will be in English. I'll be talking to you about a brief history of Thai Bharat Culture Lodge, which is the oldest
Indian cultural organization in Thailand, having been established before the World War II. A big history. Many prominent people in the Thai society have been and still are a part of this organization. Our founder was Swami Satyanand Puri. After his demise, the Prince of Thailand. नमस्कार, जय हिंद। मैं सबसे पहले बात ये कहता हूँ कि हमारी हिंदी खिचड़ी हिंदी है, तो इसी वजह से मैं हिंदी में बात नहीं करूँगा, इंग्लिश में स्पीच दे दूँगा। से थाईलैंड में हम लोग इमिग्रेट किया 300 साल के ऊपर हो गया, तो फिर भी हम लोग हिंदुस्तानी का खून है। Just want to relate our very important history कि आप लोग जो बैठे हैं यहीं, everyone must know this story and I will keep telling this story till the day I die. The story about Thai Bharat is so important to everybody. दीक्षित जी ने इतना भाषण दिया कि I'm very happy to listen to him. मैं हिंदी समझ लेता हूँ मगर बात करने में बहुत मुश्किल है हमारे लिए। I understood him very well. इससे दीक्षित जी ने संस्कृति हिंदी थाई का ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। He understood very well कि थाई भाषा और प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रमा पूर्णिमा जी, अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह जी, मंच पर विराजमान श्री सुशील धनुका जी और थाई भारत कल्चरल लॉज के सचिव श्री राकेश माटा जी, साहित्य शोध संचय संस्था के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, डॉक्टर सुमन भारती जी और बैंकॉक के साहित्य उत्सव में पधारे आमंत्रित आप सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस साहित्योत्सव में मंच पर आसीन सभी विद्वजनों, गुणीजनों के साथ मंच साझा करना मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ, समझती हूँ। इतिहास में पहली बार हुआ, जो कि मनोज जी के दृढ़ संकल्प, परिश्रम और दृढ़ निष्ठा का ही प्रतिफल था। और अब थाईलैंड की भूमि पर इस प्रकार का वृहद आयोजन अवश्य ही भारतीय संस्कृति एवं भाषा के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा। वैसे भी भारत और थाईलैंड का रिश्ता हजार वर्षों से अधिक समय तक का रहा है। सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा फैलाए गए बौद्ध धर्म ने अब तक थाई लोगों के दिलों पर शासन किया हुआ है। भारतीय दर्शन यहाँ की नींव में है और थाईलैंड के सुवर्ण हवाई अड्डे पर उतरते ही हमने देखा कि 5 जन्य शंख और समुद्र मंथन की आकृतियां किस तरह बाहर से आने वाले को अपनी संस्कृति का परिचय देहरी पर पांव रखते ही दे देती हैं। थाईलैंड में राजा को राम की पदवी के नाम से भी जाना जाता है और रामायण की पुरानी राजधानी अयोध्या का नाम भी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के आधार पर ही रखा गया है। हमने देखा है कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां भी आम है और मंदिर भी काफी मिलते हैं। रामायण के बौद्ध संस्करण को यहाँ दशरथ जातक के रूप में जाना जाता है। जाहिर है जिसके जरिए रामायण और राम थाईलैंड की संस्कृति में रच बस गए हैं। आज से कई सौ साल पहले हम एक संस्कृति, एक धर्म का प्रसार होता देख रहे हैं। तो वैश्वीकरण के इस दौर में आज भी अगर हम अपनी समृद्ध और महान भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं तो राजभाषा हिंदी का प्रसार भी वैश्विक स्तर पर करने से ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि भाषा संस्कृति की एक मौखिक अभिव्यक्ति है। भाषा स्वयं में एक संस्कृति है, उसके भीतर भावनाएं
विचार और सदियों की जीवन पद्धति समाहित होती है। भारतीयता के संदर्भ में बोलें तो जब भी किसी से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, और नमस्कार बोलते ही हमारी भारतीयता को पहचान मिल जाती है। तो अपनी पहचान के लिए हमें हर हाल में भाषा व संस्कृति के इस संबंध को समझना होगा और जीना होगा। बिना इसके भारतीयता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। नमन करती हूँ। यहाँ पे हर सीट पे बैठा हुआ एक एक अपने में हिंदी का गुणीजन क्या एक पूरे लाइब्रेरी अंदर लेके बैठा हुआ है। किसी को मैं क्या कहूँगी, हम लोग जो बाहर रहते हैं, जैसे सुशील जी ने कहा, हम लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हिंदी का, और जो आप इंडिया में रहते हैं थोड़े यूज टू हो जाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल लेते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, अच्छा लगता है। हम कहते हैं, मैं जब जापान गई, मेरे को 35 वर्ष हो गए जापान में रहते हुए, तो मुझे तब मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा सा था, 5 साल का ही होगा, तो उस 5 साल से भी छोटा ही रहा होगा। तो उसने मुझे जब इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा ये जापानी सीख जाएगा, इंग्लिश इसको आती है, हिंदी हमारी कहाँ जाएगी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया घर में हम हिंदी बोलेंगे, और आज मेरा पोता पोती भी हिंदी बोलते हैं। तो मेरे बच्चा बड़ा बेटा अब कतर में रहता है, वो पायलट है। छोटा बेटा मेरा जापान में ही है, उसकी अभी शादी नहीं हुई। तो हम सब घर में जब भी मिलते हैं, मतलब इकट्ठे बच्चे जब भी आते हैं, सब हिंदी बोलते हैं। तो जब मैं बेटा मेरा पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था कनाडा, 2000 की बात है, तो मैं वहाँ गई, वहाँ देखा पंजाबी को बहुत वैल्यू देते हैं वो लोग, नंबर 3 की उस पर आती है। तो मेरे को लगा पंजाबी, इवन मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे को लगा पंजाबी तो चल गई, भाई हिंदी कहाँ गई हमारी। तो फिर मैंने जापान में हिंदी का शुरू किया। अब जापान से फिर ISSN नंबर लेना हिंदी के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जहाँ मुश्किलें होती हैं रास्ते पे निकल ही आते हैं, लगन होनी चाहिए। तो निकल गया, हिंदी का ISSN नंबर मिल गया, हिंदी का ISBN नंबर भी ले लिया। हिंदी की गूंज आज पूरे विश्व में है, और उसका मेरा एक ही है कि हिंदी जापान से निकलने वाली ये पहली पत्रिका है हिंदी की। और जैसे सुशील जी ने कहा, संध्या जी ने कहा कि हमारे स्कूल्स में अब हवन तक करवाते हैं, वो बात अच्छी है। उन्होंने जैसे कहा कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, मेरा भी यही मानना है कि शुरुआत हमेशा घर से होती है। माफ़ी चाहूँगी संध्या जी कि जितने भी आप करिए, जितने भी आपके होंगे, स्कूल्स जाएंगे बच्चे, लेकिन घर आके वही आपकी वेस्टर्न ड्रेसेस डालेंगे, क्योंकि हम यूज टू हैं इस चीज़ के। हम वो सलवार कमीज वगैरह घर में नहीं कोई डालती नहीं है लड़की, स्कूल में भी स्कर्ट चलती है। तो लेकिन संस्कार हमारे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, स्कूल से नहीं जागृत होंगे, ये घर से होंगे। और यहाँ सबको सुनाया, राज जी ने जैसे उनकी खिचड़ी हिंदी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मैं पूरे ध्यान से सुनती रही, बहुत अच्छा लगा। अब जापान में भी टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, और मेरे जानने वाले कई स्टूडेंट हैं जो जापानी होते हुए हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं खुद वहाँ पे हिंदी की फ्री ट्यूशन्स देती हूँ। और ये क्या है कि हिंदी को हमने अपने अंदर जीना है, जो मेरा मानना है। हम कहीं पे भी रहे, अगर हम अपने अंदर हिंदी को जिएंगे तो हिंदी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपनी 2 लाइनें कविता की सुना के बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना ना पाया है। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है। तो यही समय है जब हम हिंदी के वैल्यू को जाने, इसको जगाएं, इसकी अलग जगाएं। जय हिंद। अभी मैं सुनील यादव जी, जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी के मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखिएगा। मैं सबको ही कह रही हूँ ऐसे। सरफरोशी की तमन्ना
आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। गीत दो प्रकार के होते हैं, छंदबद्ध गेय कविता को गीत कहा जाता है, और ये गीत दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोकगीत कहते हैं, और दूसरा लिखित होता है। और इसके माध्यम से ये गीत जो है ये कर्णप्रिय होते हैं और संदेश वहन करने में क्षमता होती है। तो हम देखते हैं कि लोकगीत जो है नामकरण से लेकर जन्म से लेकर जो है मरण तक लोकगीत गाए जाते हैं, और लिखित गीत साहित्य से जो पढ़ने वाले हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है। संदेश का वहन ये करते हैं गीत, और ये गीत जो है तो संदेश का वहन कर रहे हैं तो तात्कालीन स्थितियों का परिणाम इसके ऊपर पड़ता है, और वह परिणाम जो है समाज पर इसका पड़ता है, और समाज को जागरूक करने का काम और समाज में परिवर्तन लाने का काम ये गीत किया करता है। यह गीत जब लोकगीत से होते हुए लिखित गीत में आते हैं, और लिखित गीत जब फिल्मों में आते हैं तो ये व्यापक धरातल पर विश्व के कोने कोने तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे आलेख का शीर्षक ही है कि स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखे हिंदी फिल्म गीतों का अनुशीलन। हिंदी फिल्म कहने के बाद ये तय हो जाता है कि यह हिंदी फिल्म गीत जो है वैश्विक है, हिंदी वैश्विक है। और तत्कालीन समय में जब ये गीत लिखे जा रहे थे, मैंने कहा कि समय की परिस्थितियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। उस समय अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, और वो अन्याय अत्याचार स्वाभाविकता की लेखकों पर पड़े, और लेखकों ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त का काम किया। और ये जब फिल्मों के माध्यम से आया तो समाज में एक क्रांतिकारी भूमिका उसने निभा दी। एक क्रांति की ज्वाला समाज में उत्पन्न हुई, समाज जागरूक हो गया। इन फिल्म गीतों ने केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी भूमिका निभाई थी। उद्घाटन सत्र में इस बात को बताया गया कि किस तरह से रास बिहारी बोस हो, चंद्र बोस जिन्हें भारत के बाहर भी अपनी भूमिका निभाई थी, और उन गीतों का प्रयोग भी किया था। यहाँ कुछ गीतों को जो प्रतिनिधि रूप में है उसका उल्लेख करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें भारत की महानता का चित्रण दिखाई देगा, अतीत का गौरव दिखाई देगा, भारत की संस्कृति, भारत के मानवीय मूल्य, वीर बलिदानियों के त्याग का चित्रण दिखाई देगा, देश प्रेम, देशभक्ति, एकता की भावना और प्रगति की चेतना दिखाई देगी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये गीत तत्कालीन समय में फिल्म में आया और देश की महानता का चित्रण वो करता है, और समाज में युवकों में आत्मविश्वास भरने का काम करता है कि हमारा देश कितना महान था। उस महानता का चित्रण वो करता है, वीर बलिदानियों का वो चित्रण करता है। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए, ऐसे समय में लता मंगेशकर जी द्वारा जो गीत गाया गया था संपूर्ण भारत ने सुना, और वो गीत गाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ भारत रोया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत हम सभी को याद है, जिसने आंखों में पानी लाने का काम किया था। इतना ही नहीं, मुझे समय की पाबंदी लगा दी गई, इसलिए मैं कुछ ही उदाहरण यहाँ पर दे पा रहा हूँ। अंतिम उदाहरण यहाँ देता हूँ और मैं रोकता हूँ। यहाँ प्रगति को लेकर भी फिल्मों में गीत आए। देशभक्ति केवल देश को लेकर मर मिटना, बलिदान देना यहाँ तक सीमित नहीं होता। देश की प्रगति को लेकर जो चेतना जगाई जाती है, जागरण किया जाता है, वो भी देशभक्ति होती है। और ऐसे देशभक्ति के गीतों में हम देखते प्रेम धवन का छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी, जैसे गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समय में देश में परिवर्तन लाने का काम किया, प्रगति की चेतना को लाने का काम किया। यह गीत तत्कालीन समय में तो प्रासंगिक थे, आज भी उतने प्रासंगिक है जितने कि पहले थे। धन्यवाद मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया। डॉक्टर नवजोत भनोट।
थैंक यू। डॉक्टर मंच को नमन करती हूँ। भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। भाषाएं हैं और भी लेकिन सब पे भारी हिंदी है। भाषाएं हैं और भी लेकिन सब पे भारी हिंदी है। आज मैं हिंदी भाषा के संदर्भ में बहुत ही गंभीर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की उपेक्षा, आखिर क्यों। हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। हिंदी हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। हिंदी जनमानस की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कितने वर्ष पूर्व कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। आखिर हम कब तक गूंगे बने रहेंगे। आज के युग में अनेक क्षेत्रों में हिंदी का महत्वपूर्ण विस्तार और रोजगार के साधन होने के बावजूद भी हिंदी भाषा दयनीयता का शिकार है। विश्व के बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से विश्व को अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा रहे हैं। विदेशी लोग हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम हिंदी की ओर से विमुक्त होते जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत माँ की शान बढ़ाई हिंदी ने। पूरे विश्व में भारत माँ की शान बढ़ाई हिंदी ने। एकता और अखंडता की भी ज्योति जलाई हिंदी ने। उनको नमन है फलक जिन्होंने खूब सवारी हिंदी है। भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी हम मातृभाषा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में हिंदी की उपेक्षा देश की सनातन संस्कृति की, देश के संविधान का और संपूर्ण भारतीय जनमानस का अपमान है। आज की भावी पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगी, अंग्रेजी की धार में बहके, अंग्रेजी की धार में बहके चाहे आगे बढ़ना है। अंग्रेजी की धार में बहके चाहे आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चों कसम है तुमको, लेकिन बच्चों कसम है तुमको, हिंदी को भी पढ़ना है। भारत की मर्यादा हिंदी, भारत की मर्यादा हिंदी, सबसे न्यारी हिंदी है। भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा के साथ हमारा भावनात्मक लगाव जरूरी है। राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। क्या हम हिंदी के प्रति गंभीर हैं? क्या हम हिंदी को सार्थक दिशा दे पाए हैं? क्या हमने भावी पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के प्रभावी प्रयास किए हैं? क्या हमने कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित किए हैं या हमने कोई ऐसा लक्ष्य बनाया है कि आने वाले इतने वर्षों में हम हिंदी को शिखरता तक ले जाएंगे? ये सोचने का विषय है। सभी भाषाओं का सम्मान करें, मगर अपनी राष्ट्रभाषा जिसमें हम अपनी बात कहने में सहज महसूस करते हैं, उससे हृदय से प्रेम करें। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। हर भाषा में गुण है लेकिन, हर भाषा में गुण है लेकिन हिंदी गुणों का सागर है। हर भाषा में गुण है लेकिन
हिंदी गुणों का सागर है, प्रेम स्नेही भरा हो जिसमें, हिंदी ऐसी गागर है। एक किया है जिसने सबको, एक किया है जिसने सबको, शान हमारी हिंदी है, भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम दोहरी मानसिकता को छोड़कर पूरे गर्व के साथ हिंदी को अपने जीवन में अपनाने की शपथ लें। और मैं अपनी अंत में इन कविता की इन पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आओ मिलकर कदम कदम पर, आओ मिलकर कदम कदम पर पुष्प खिलाएं हिंदी के, आओ मिलकर कदम कदम पर पुष्प खिलाएं हिंदी के, हर आंगन और मन मंदिर में दीप जलाएं हिंदी के, हर आंगन और मन मंदिर में दीप जलाएं हिंदी के। मैं कवित्री हिंदी की हूँ, मैं कवित्री हिंदी की हूँ, मुझको प्यारी हिंदी है, भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है, भारत माँ के शीश महल की राज दुलारी हिंदी है। जय हिंद, जय भारत। आज की इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के बीज वक्ता परम आदरणीय उमापति दीक्षित जी, प्रमुख अतिथि बहन रमा पूर्णिमा जी, सुशील जी धनुका, राकेश जी माटा, राजजी पांडे, बहन पुरोहित, अभी जिस छोटी सी बिटिया ने यहाँ पर अपना संबोधन किया वो गोराक्षी जी, एक लघु भारत का दर्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत से भी, कर्नाटक, बेंगलोर से भी यहाँ पर बता रहे हैं। और इसी लघु भारत को यहाँ पर प्रस्तुत करने का, सबको जोड़ने का काम जो बड़ा किया है वो मनोज जी तथा उनके साथी सुमन रानी जी। मैं मनोज जी को और सुमन रानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि एक इतने बड़े मंच का अध्यक्ष स्थान भी उन्होंने मुझे दिया, इस पर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभूति में कर रहा हूँ। वैसे अध्यक्ष को भी काफी बोलना नहीं होता है, अपेक्षा यही होती है कि जो कुछ कहा है उसमें से कुछ थोड़ा सा प्रस्तुत करें। और मेरे लिए तो इतने महानुभाव ने यहाँ पर जो व्यक्त किया है कुछ बचा भी नहीं है। तो होता ये कि हम सब जानते हैं कि गन्ने का जो रस निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है, तो चरखा चलाने वाला गन्ना ठूसता है, उसमें से जूस निकलता है, फिर ठूसता है, जब समाप्त हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि अब आप जूस निकालो। कैसे निकालते हो? अध्यक्ष को कहा जाता है कि अभी आप निकालेंगे, देखिए आप क्या निकालते हो, जूस कुछ है, अगर आप में दम है तो जूस निकालिए। तो मैंने कहा कि उतनी हिम्मत तो मनोज जी नहीं है, लेकिन फिर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, बस आप आशीर्वाद बना रहे। और गुरुवर्य उमापति दीक्षित जी का भी आशीर्वाद है, तो प्रयास तो जरूर करूंगा। सभागार में सभी विद्वजन बैठे हैं जो हिंदी की ध्वजा को लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। राकेश जी ने यहाँ पर अपना विषय रखा, उनके दादाजी में जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार उनके दादाजी यहाँ पर पहले पहुंचे। अच्छा, 300 साल पहले तो राकेश जी के भी पुरखे बैठे। और सबसे बड़ी बात यह कि राकेश जी का परिचय मुझे ऐसे प्राप्त हुआ, सुशील जी ने जो बताया
कि वो भी गोरखपुर से हैं, और मैंने कहा कि वो गोरखपुर से हैं और 300 वर्ष पहले यहाँ पर उनके पुरखे यहाँ पहुँचे। मैंने कहा कि मेरे पुरखे 400 वर्ष पहले गोरखपुर से, मझौली से निकलकर महाराष्ट्र पहुँचे। ये तो भारत का बड़ा विषय ये है कि हमारा हृदय इतना विशाल है कि जो सभी को अपना लेते हैं, संभाल जाता है। भारत के संबंध में मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि हाँ, बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और इस मानवता का संदेश लेकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति समस्त विश्व में आगे बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कभी भी साम्राज्य विस्तार हेतु किसी देश में, किसी राष्ट्र पर कभी आक्रमण नहीं किया। सम्राट अशोक के समय जो व्यापारी यहाँ पहुंचे, जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपने साथ बौद्ध धर्म को ले यहाँ पर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म की विचारधारा के साथ साथ फिर संस्कृत से प्राकृत पाली अपभ्रंश होते हुए जो भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है, और जिसे बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा के रूप में हम पाली भी मानते हैं, जिसका जिक्र सुशील जी ने यहाँ पर किया कि कुछ पाली के शब्द इसमें थाई भाषा में हमको प्राप्त होते हैं। तो भारत और थाई का ये जो ताना बाना बुना गया, जिसमें मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे प्रमुख बिंदु जो है वो है मानवता का, जिसकी आज वर्तमान समय में मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ। वैश्वीकरण के इस युग में जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बहुत तुरंत जुड़ रहा है, जैसे अभी ये उद्घाटन सत्र चल रहा है तो मनोज जी ने एक व्यवस्था कर दी है फेसबुक लाइव के द्वारा, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र मंडली इस सारे कार्यक्रम को देख रही है। इतना विश्व करीब आ गया है, लेकिन जितना विश्व करीब आया है उतना ही मनुष्य से मनुष्य दूर भी चला गया है। तो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने के लिए जिस मानवता की आवश्यकता है, वो मानवता का संदेश भारत देता है, और उस भारत की सांस्कृतिक परंपरा को पहुंचाने का काम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का। समग्र विश्व में इस मानवता का संदेश पहुंचाने के लिए आज हिंदी की आवश्यकता है, और वो दायित्व का निर्वहन आप सभी विद्वजन सुधीजन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी अभिनंदन के योग्य है। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मानवता की बात मैंने इसलिए कही कि जब एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को समाप्त करने की बात चल रही है, केवल हम रहेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा, इस प्रकार की भूमिका विश्व में जब रखी जा रही है, तब उस समय भारत की उन सारे मूल्यों की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है जो एक संग विप्रा बहुधा वदंती की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है। हम तो ये कहते हैं कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि एक ज्योति, हम किस विचार को लेकर चलते हैं तो हम तो ये मानते हैं कि अलग अलग दीप हैं, एक ज्योति है सब दीपों में, एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है, सच पूछो तो इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है, गहराई तक जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है, एक वाहिगुरु एक परमेश्वर राम कृष्ण रहमान एक है, नाम भले ही अलग अलग हो भक्तों के भगवान एक है, नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जान की एक है, मन से मन की तार जोड़ दो, सीधी सच्ची बात एक है। और यही सिद्धांत, यही विचार लेकर समग्र विश्व को जोड़ने का काम भारतीय विचारधारा का भी, और उसके हम सभी अनुयायी के रूप में यहाँ तक पहुंचे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें। मुझे इसका पूरा एहसास है कि समय काफ़ी हुआ है, मैं भी आपका अधिक समय नहीं लूँगा, और अध्यक्ष ने भी वैसे अधिक बात नहीं करनी चाहिए, यह संकेत होता है।
लेकिन फिर भी एक छोटी सी कथा आपको बता देता हूँ, शायद आपने सबने वो कथा सुनी होगी। एक कुम्हार था जो मिट्टी गूंजने का काम कर रहा था, और मिट्टी गूंजते हुए उसने चिलम बनाना शुरू कर दिया। पत्नी आ गई, पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? कुमार ने कहा चिलम बना रहा हूं। तो उसने कहा पागल हो, चिलम बना रहे? गर्मी का मौसम आ रहा है, मटकी बनाओ, घड़ा बनाओ, जल भरा जाएगा, इसकी आज आवश्यकता है। कुमार ने भी सोचा कि बात तो बिल्कुल पत्नी सही कह रही है, और आजकल भी वैसे पति का मानना ही चाहिए ना, नहीं मान के कैसे रहेगा। तो स्वीकार कर लिया कुमार ने, और फिर दोबारा उस मिट्टी को गूंथना शुरू किया और मिट्टी का घड़ा बनाना शुरू किया। जैसे जैसे घड़े का निर्माण होने लगा तो उसके भीतर से आवाज आई कि क्या कर रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। तो उसने कुम्हार ने कहा कि हाँ, मेरा विचार बदल गया, पहले चिलम बना रहा था, अब मटकी बना रहा हूं, घड़ा बना रहा हूं। मटकी ने कहा कि अरे तुम्हारा तो विचार बदल गया, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले चिलम बनती तो अग्नि डाली जाती, चिलम बनती तो अग्नि डाली जाती, खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती, लोगों को बर्बाद कर देती। अब मटकी बन रही हो तो पानी भरा जाएगा, जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडा रहूंगी, लोगों को भी ठंडा करोगी। विचार बदला, सोच बदली, मेरा तो जीवन बदल गया। मित्रों, आवश्यकता इससे बात की कि विश्व में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, फिर एक बार मानवता का वह संदेश सारे जगत तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा? कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा? कौन है जो हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाएगा? धीर धरो ओ महानुभावों, वो दिन भी आ जाएगा जब इस जगत का हर एक महानुभाव हिंदी को स्वीकार कर मानवता का अनुयायी बन जाएगा। फिर एक बार आप सभी को वंदन करता हूँ, मनोज जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।